करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत मददगार होगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को किस नदी का जल उपलब्ध कराया जाएगा? इसका उत्तर होगा चंबल नदी का। चंबल नदी का। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में है और यह 29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कभी यह अभयारण्य साइबेरियन सारस सहित लगभग 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति के लिए विख्यात था, लेकिन पानी के संकट के कारण ये पक्षियाँ यहाँ से इन्होंने अपना आवास छोड़ दिया। इन पक्षियों को दोबारा इनकी कलरव से ये घना महके, इसके लिए 600 करोड़ की लागत से 85 किलोमीटर लंबी एक परियोजना के द्वारा धौलपुर से भरतपुर तक चंबल नदी का जल उपलब्ध कराया जाएगा। चंबल का पानी जैव विविधता के लिए भी बहुत अनुकूल माना गया है। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। केवलादेव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक शिव मंदिर है जिसके नाम पर इसे केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमें सन याद रखने हैं। 1971 में इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला। पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1985 में सबसे महत्वपूर्ण है, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? 1985 में। इस अभयारण्य से एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है जो हमें मालूम होना चाहिए, सलीम अली। सलीम अली महत्वपूर्ण पक्षी वैज्ञानिक जिन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमने पहले के वीडियो में आपको बताया था टाइगर प्रिजर्व के बारे में। वहाँ हमारे लिए संदर्भ में आए थे कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और सलीम अली को कहा जाता है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनका संबंध किससे है? घना पक्षी अभयारण्य से। तो ये पूरा केवलादेव के बारे में जानकारी है। आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल जिनकी सेवावधि में दूसरी बार विस्तार किया गया है, इनका नाम हमें मालूम होना चाहिए, के वेणुगोपालन। अब हमें इसके भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, महान्यायवादी जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए योग्य है। किसका होने के लिए? किसका? सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए जो व्यक्ति अहिरित है, योग्य है, वो भारत का महान्यायवादी होगा। यानी महान्यायवादी की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यताओं के समान होती है। यानी वो भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज रहा है, या किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उसने अपनी वकालत के रूप में सेवाएं दी है, और राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेत्ता है। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी भारत सरकार का फर्स्ट यानी सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है जो भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देगा, और अपने इस कर्तव्य के पालन के लिए वो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में उसे उपस्थिति होने का अधिकार है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट्स और भारत के हाई कोर्ट्स में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति का प्रावधान है।
और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है, वो है अनुच्छेद 88। कौन सा है? 88। संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के प्रत्येक सदन, संसद की संयुक्त बैठक, संसद की समितियों में उपस्थित एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। यह प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो संसद में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता? वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। कब तक अपने पद पर रहेगा? जब तक राष्ट्रपति चाहे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी अपने पद पर रहता है और इसको वह वेतन मिलता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा, इसका आंसर है मैट हैनकॉक। घटना क्या हुई? अपने सहयोगी से अफेयर और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के कारण इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि एक विकसित देशों में जो राजनीतिक मूल्यों का स्तर है वो कितना उच्च है। हाल में भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। वहाँ पर एक बड़ी संख्या में रैलियाँ आयोजित की गई, जबकि कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, और वहाँ पर एक स्वास्थ्य मंत्री को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो ये एक विकसित और विकासशील देशों में राजनीतिक मूल्यों का अंतर भी दिखाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत के हैं रविशंकर प्रसाद। उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था 1 घंटे के लिए। वो अकाउंट ब्लॉक किस कानून के तहत किया गया? इसका उत्तर है DMCA, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। दोबारा सुन लें, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। ये कानून USA का कानून है जो 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय में बना था। महत्वपूर्ण यह है कि कानून अमेरिका का है और अकाउंट ब्लॉक किया भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री का। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने नए 25 मई से नए IT नियमों को लागू किया है, जिससे ट्विटर असहज है और ट्विटर एवं भारत सरकार के बीच में एक शीत युद्ध की स्थिति सी बनी हुई है। क्योंकि नए IT नियमों के अनुपालना में जितनी भी सोशल मीडिया फर्म्स हैं जिनके यूजर्स 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा हैं, उनको एक अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी है। तो ट्विटर को भी अंतिम ग्रीवांस ऑफिसर को लिए नियुक्त किया, जिनका नाम था धर्मेंद्र चतुर। धर्मेंद्र चतुर ने इस पद से अपना इस्तीफा भी हाल में दे दिया। उसके स्थान पर अब ट्विटर ने जेरेमी कैसल को, जो कैलिफोर्निया से हैं, को भारत में अपना अंतरिम ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है, जो कंप्लेंट्स का निस्तारण करेगा। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था ट्विटर के विकल्प के रूप में, जिसका प्रयोग स्वयं IT मिनिस्टर कर रहे हैं, कू ऐप। इस कू ऐप का प्रयोग भारत में बढ़ा है। भारत की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और आम जनता में इस ऐप की प्रचलन बढ़ा है। कू ऐप, जो हमने हमारे पहले की वीडियो में बताया है, जिसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो ये अकाउंट था DMCA, जिसके तहत ये अकाउंट ब्लॉक किया गया था, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। हमारा अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट। अमृत योजना,
जिसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम आवास योजना शहरी। इन तीनों योजनाओं का शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015। इनके 6 वर्ष पूरे होने पर इस कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। उसके पैरामीटर्स थे वाटर सप्लाई, सीवरेज कनेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रीट लाइट, कोरोना मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सैनिटेशन। इन पैरामीटर्स के आधार पर यह स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट हुआ, जिसमें 3 श्रेणियाँ हैं। पहला है स्टेट, दूसरा है सिटी और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश। स्टेट में पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान रहा तमिलनाडु का। स्टेट में पहला स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान तमिलनाडु। शहरों में इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात, इन दोनों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। दोबारा रिपीट कर देते हैं, इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया। अमृत योजना जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन का एक नया रूप है, जिसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन में 100 शहरों को शामिल किया गया है और पीएम आवास योजना शहरी में 2022 तक शहरी क्षेत्र में आवास की समस्या को दूर करने का प्रावधान किया गया है। हम अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? यह दिवस इस वजह से महत्वपूर्ण है कि कोरोना में जो फ्रंट लाइन पे थे वो डॉक्टर्स ने और कार्य किया है, और बहुत से डॉक्टरों ने इसके कारण अपनी जान भी गंवाई है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने डॉक्टर्स डे पर देश के डॉक्टरों को एक संबोधन भी किया था। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को। और क्यों मनाया जाता है? प्रख्यात चिकित्सक वीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, प्रख्यात चिकित्सक विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। विधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। एक इसमें महत्वपूर्ण भी है, जो कोरोना से जुड़ा हुआ प्रश्न आ रहा है, तो एक यहीं से एक उसकी टर्म जुड़ी हुई है, वंदे भारत मिशन। कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध था, हवाई यात्राओं पर। तो विदेशों में फंसे भारतीय यात्रियों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन प्रारंभ किया गया, जिसका नाम था वंदे भारत मिशन। और इसके साथ ही कुछ देशों के साथ एक द्विपक्षीय समझौता किया गया था, एयर बबल, जिसका नाम है एयर बबल। ये द्विपक्षीय समझौता था, जिन देशों के साथ था उनकी फ़्लाइट्स को भारत से आने और भारत से जाने की अनुमति प्रदान की गई। इसलिए हमारा एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई वीसी रॉय की जयंती और पुण्यतिथि, जो खुद प्रख्यात चिकित्सक थे। हमारा अगला प्रश्न है ओपेक और ओपेक प्लस। सभी को पता है इस समय पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में आग लगी हुई है। इसके लिए एक ओपेक की अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तो हमें ओपेक के बारे में मालूम होना चाहिए कि ओपेक क्या है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को
इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या थी 5। आज वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 13। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी है वियना, जबकि ऑस्ट्रिया इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। सदस्य देश 13। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। अब एक नई टर्म है ओपेक प्लस। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों के जो इस 13 देश है, इसके अलावा भी दुनिया में ऐसे बहुत देश हैं जिनके पास तेल और पेट्रोल का भंडार है, लेकिन वो इसके सदस्य नहीं हैं। तो ऐसे 10 देश हैं जिनकी अगुवाई रूस करता है। तो ओपेक प्लस क्या है? ओपेक कंट्री और नॉन ओपेक कंट्री जो 10 देश हैं जिनकी अगुवाई रूस करता है, उनका एक दोनों का मिलकर के जो संगठन है वो ओपेक प्लस के नाम से जाना जाता है। ओपेक प्लस में दोबारा महत्वपूर्ण ये है कि इसमें ओपेक कंट्री और नॉन ओपेक कंट्री जिनकी अगुवाई रूस करता है और ऐसे सदस्य देश है 10, उनका एक संयुक्त रूप से एक फोरम है, बैठक है, जहां पर तेल के उत्पादन और तेल की कीमतों पर विचार किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रंजना प्रकाश देसाई। प्रश्न की चर्चा करने से पहले आपने हमारे वीडियो को अभी तक यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। रंजना प्रकाश देसाई क्यों फेमस हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर में J&K में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव का एक भारत सरकार का इरादा है। तो उस जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग की अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। महत्वपूर्ण है, हमने पहले के वीडियो में भी आपको बताया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय पार्टियों के 8 क्षेत्रीय पार्टियों के 14 नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई थी ताकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और राजनीतिक स्थिरता बहाल की जा सके। तो भारत सरकार का पक्ष ये था कि पहले परिसीमन के बाद वहाँ पर विधानसभा चुनाव कराए जाएं। तो इस परिसीमन आयोग का गठन है वो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया है। मैं यहाँ पर कुछ 1-2 प्रश्न से हटकर हाल में ही ट्विटर से एक पोर्न सामग्री को हटा करके जो बच्चों से संबंधित थी उसको लेकर के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी एक चर्चा में रही है, तो हम उसका उल्लेख यहीं कर देते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। परिसीमन आयोग की अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। और पश्चिमी बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए पश्चिमी बंगाल हाईकोर्ट के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम भेजी गई थी। तो हमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम भी मालूम होना चाहिए, जो हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया है। उसको एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर देते हैं। अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जो परिसीमन आयोग है, ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, जो हमने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है। तो एक प्रश्न के साथ हमने यहाँ 4 प्रश्नों को क्लियर किया है। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा। हमारा अगला प्रश्न है जो करंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभी हाल में ही कौन बने हैं? इसका उत्तर है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमरीकी शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूक्रेन के सर्गेई कर्जाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे यूक्रेन के सर्गेई कर्जाकिन,
अभिमन्यु मिश्रा ने इनका रिकॉर्ड तोड़कर यह खिताब हासिल किया है और दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करंट अफेयर्स के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है भारत नेट परियोजना। क्या है भारत नेट परियोजना? भारतीय गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने की विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इस पूरी परियोजना का जो क्रियान्वयन है सबसे महत्वपूर्ण है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। कौन से मॉडल पर है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह योजना संचालित है। पहले चरण में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 1,56,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है और दूसरे चरण की ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा अभी हाल में ही 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट इसके लिए जारी किया गया है। हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कह सकते हैं कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता में निसंदेह मददगार होंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।